गोरखनाथ मंदिर के बाहर हुए हमले के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मुर्तजा से पूछताछ के आधार पर गोरखपुर से 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर एटीएस उनसे पूछताछ कर रही है। बड़ी अपडेट है। कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को मुर्तजा की हर गतिविधि की जानकारी थी। मुर्तजा चाहता था कि देश में शरिया कानून लागू किया जाए और गोरखनाथ मंदिर पर हसीए से हमला करने की वजह क्रूरता दिखाना बताया गया है। ये भी मंशा थी कि गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने के पीछे हाइप क्रिएट किया जा सके। केमिकल इंजीनियर होने के नाते आसानी से बम बनाने की तमाम विधियां मुर्तजा जानता था। विदेश में बैठे आकाओं ने ही बम के बजाय बाके या चापर से हमला करने के निर्देश दिए थे। मुर्तजा ने अपने लैपटॉप और मोबाइल फोन से कई अहम जानकारी डिलीट करने की बात भी कबूल की है। मुर्तजा पर यूएपीए लगाने की तैयारी पूरी है और इस बाबत एटीएस ने लिखा पढ़ी भी शुरू कर दी है। यूएपीए लगाने के बाद एनआईए को हैंडओवर होगी पूरी विवेचना। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ विवेक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विवेक, कई अहम जानकारियां निकल करके सामने आ रही है मुर्तजा के बारे में और 5 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। ऐसी जानकारी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, 5 लोग जो पकड़े गए हैं वो कट्टरवादी विचारधारा के थे, कट्टरवादी मानसिकता के थे और मुर्तजा का हर एक कदम उनकी जानकारी में था। यानी सोशल मीडिया पे जिस तरह से मुर्तजा जो यूट्यूब और अदर प्लेटफॉर्म थे उस पर जो वीडियो देख रहा था, हिंसा के वीडियो देख रहा था, सीरिया के वीडियो देख रहा था, गुरिल्ला युद्ध शैली के वीडियो देख रहा था, उससे इन लोगों ने संपर्क किया था। क्योंकि आईएसआईएस पहले ही कह चुका है कि इंडिया में उनके 4 स्लीपर सेल मौजूद हैं। तो ये स्लीपर सेल के जो एजेंट हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, ये वही लोग बताए जा रहे हैं जो 5 लोग सस्पेक्टेड पकड़े गए हैं। एटीएस सूत्रों का कहना है वैसे ही लोग हैं। और मुर्तजा ने जिस तरह से हमला किया था, दरअसल वो सीरिया जाना चाहता था, वहां पहुंचना चाहता था और आईएसआईएस के लिए काम करना चाहता था। ये बात हम एबीपी गंगा के दर्शकों को पहले ही बता चुके हैं। और उसका उद्देश्य ये था कि इस तरह से तबाही मचाना, खून खराबा फैलाना, जिसको लेकर सनसनी फैल जाए पूरे विश्व में और ध्यान आकर्षित हो। क्योंकि मुर्तजा खुद अकेले में इतना बड़ा आदमी नहीं था कि वो सीरिया जा सके सीधे और डायरेक्ट आईएसआईएस के आकाओं से मिल सके। तो वो एक ऐसा काम करना चाहता था जिससे सारे जो आईएसआईएस या अन्य आतंकी संगठन है, अलकायदा जैसे संगठन है, वो उसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो। और यहाँ से भागकर उसकी प्लानिंग थी। जो ट्रैवल एजेंट जो लोकेट किए गए हैं, एक महाराष्ट्र का है और एक नई दिल्ली का है, दोनों ट्रैवल एजेंट के बारे में भी छानबीन कर रही है एटीएस। और ये पता चला है कि दोनों ने उसको नेपाल के अलावा जो सऊदी अरब भिजवाया था, तो वहां पर भी इन्हीं ट्रैवल एजेंट के जरिए गया था। तो धीरे धीरे ये कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और मुर्तजा का उद्देश्य जो है वो साफ होता जा रहा है कि आखिर उसने गोरखनाथ मंदिर पर बाका लेकर, जो धारदार हथियार है वो लेकर हमला क्यों किया था। उस हमले के पीछे वो मैसेज देना चाहता था। वो जो महिलाएं, बच्चे और वहां पर बुजुर्ग आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, जिनको देखकर दुनिया द्रवित हो जाए, जिनको देखकर एक व्यक्ति विशेष के प्रति, धर्म विशेष के प्रति जो भाव है, लोगों का जो नफरत का भाव है, हमेशा इस बात से वो चिढ़ता था कि मुस्लिम को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। तो कुछ ऐसा करें कि वो ऐसी कौम में, ऐसे लोगों के बीच में शामिल हो जाए जो मुस्लिमों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और पूरे विश्व में जिनकी आवाज है, जिनका एक झंडा है, उस झंडे के तले आकर वो अपना मैसेज, जो अपनी विचारधारा है, जो जिहादी मानसिकता है, उसको आगे बढ़ाने की साजिश रच रहा था। इसीलिए उसने इतनी सारी तैयारियां की, इसीलिए उसने एयर गन खरीदी, इसीलिए उसने एयर पिस्टल से निशाना लगाने की प्रैक्टिस की कि किसी भी सूरत में गोरखनाथ मंदिर के बाहर आके अगर वो धारदार हथियार से हमला करता है और छीन लेता है उन असलहों को। और केमिकल इंजीनियर है, चाहे तो वो कोई बम भी बना सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्रूरता दिखाने के लिए हंसिए का इस्तेमाल किया और जो संदेश वो देना चाह रहा था वो संदेश देने में कामयाब भी हुआ। अब लेकिन जांच पड़ताल लगातार हो रही है, कड़ियां से कड़ियां जोड़ी जाएंगी। उसके बाद क्या जानकारी निकल करके सामने आती है वो अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। बहुत शुक्रिया विवेक आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी में तबादलों का सबसे बड़ा दिन है आज। यूपी में 14 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ। कुल 12 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं और 6 जिले के डीएम बदले गए हैं। 3 डीएम वेटिंग पर अभी हैं। 3 सचिव बदले गए, इनमें समाज कल्याण, कृषि और जल निगम विभाग शामिल है। बड़ी जानकारी आपके सामने है। तबादलों का दिन किस लिए है आज उत्तर प्रदेश के लिहाज से, वो आपको बता रहे हैं। यूपी में 14 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। 14 आईपीएस के साथ में 12 आईएएस अफसरों को भी इधर से उधर किया गया है, फेरबदल हुआ है और 6 जिले के डीएम बदले गए हैं। 3 डीएम वेटिंग में अभी डाले गए हैं और साथ ही साथ 3 सचिव भी बदले गए हैं। इनमें समाज कल्याण, कृषि और जल निगम विभाग शामिल है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने।
आईएएस के भी तबादले हुए हैं, 12 आईएएस बदले गए हैं। दीपक मीणा मेरठ के डीएम बनाए गए हैं, ये जानकारी सभी को लेकर है। संजीव रंजन सिद्धार्थनगर के डीएम बनाए गए हैं। मनीष बंसल संभल के डीएम बने हैं। जेपी सिंह देवरिया के डीएम बने हैं। इसके अलावा नेहा जैन को लेकर भी जानकारी है कि उनको भी बदला गया है। तमाम बड़े अधिकारी हैं, 12 आईएएस कुल, जिनको इधर से उधर किया गया है, जिनका तबादला हुआ है। नेहा जैन कानपुर देहात की डीएम बनी है। और इसके अलावा और कौन बड़ा नाम है वो भी आपको हम बता रहे हैं। माला श्रीवास्तव को रायबरेली की डीएम बनाई गई हैं। और साथ ही साथ इनके नामों को लेकर लगातार मंथन भी हो रहा था। बलकार सिंह को जल निगम में एमडी बनाया गया है। और साथ ही साथ देखिए तमाम बड़े नाम जिनको लेकर ये पूरी जानकारी आपके सामने है। बलकार सिंह को लेकर भी लगातार मंथन चल रहा था। जल निगम में एमडी उनको बनाया गया है। अनुराग यादव कृषि सचिव बने हैं। ये वो नाम हैं जिनको लेकर मंथन। और अब तबादला सूची आपके सामने। अब 14 आईपीएस की बात कर लेते हैं। हाथरस के एसपी विनीत जायसवाल अमरोहा के एसपी बनाए गए हैं। और साथ ही साथ देखिए इसके अलावा और भी नाम हैं। 6 जिले के जो डीएम बदले गए, आईएएसओ की जानकारी हमने आपको दी पहले। इसके अलावा देखिए 14 आईपीएस के तबादले जो हुए उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। बलरामपुर के एसपी हेमंत कुटियाल मुरादाबाद के एसएसपी बनाए गए हैं। और इसके अलावा देखिए रामपुर के एसपी अंकित मित्तल 8वीं वाहिनी पीएससी बरेली के सेनानायक बनाए गए हैं। और राजेश कुमार सक्सेना को बलरामपुर के एसएसपी बनाया गया है उनको। और साथ में अशोक कुमार चतुर्थ रामपुर के एसपी बने हैं। संत कबीरनगर के एसपी कौस्तुभ महाराजगंज के एसपी बने। और देखिए गोरखपुर की एसपी सोनम कुमार संत कबीरनगर के एसपी बनाए गए हैं। ये तबादले जो हुए हैं उसकी पूरी सूची आपके सामने है। महाराजगंज के एसपी प्रदीप गुप्ता 37वीं वाहिनी पीएससी कानपुर नगर भेज दिए गए हैं। और इसके अलावा देखिए विकास वैद्य हाथरस के एसपी बनाए गए। ये पूरी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से आपको हम दे रहे हैं। विकास वैद्य हाथरस के एसपी बनाए गए हैं। इसके अलावा अतुल शर्मा द्वितीय चित्रकूट के एसपी बनाए गए हैं। धवल जायसवाल को कुशीनगर का एसपी बनाया गया है। और इसके अलावा 37वीं वाहिनी पीएससी कानपुर के सेनानायक विकास वैद्य हाथरस के एसपी बन गए हैं। और कुशीनगर के एसपी सचिंद्र पटेल को वेटिंग में अभी रखा गया है। मुरादाबाद के एसएसपी बबलू कुमार भी वेटिंग पर रखे गए हैं। और साथ ही अमरोहा की एसपी पूनम भी वेटिंग पर रखी गई है। ये वो तमाम नाम जिनको लेकर मंथन और फिर ये पूरी सूची सामने आ गई। 14 आईपीएस और 12 आईएएस का तबादला हुआ है। तमाम विभागों के अधिकारी बदले गए हैं। अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। नई सरकार का गठन और उसके बाद अब किस तरीके से फेरबदल का दौर चल पड़ा है उत्तर प्रदेश में, उसकी पूरी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। कहाँ के एसपी बदले गए हैं, कहाँ के एसएसपी बदले गए हैं, कहाँ के डीएम में बदलाव हुआ है, ये पूरी जानकारी हमने आपके सामने रखी है। तस्वीर भी उनकी हम आपको दिखा रहे हैं। 14 आईपीएस अफसरों के तबादले उत्तर प्रदेश में हुए हैं। तरक्की के आधार पर इनाम किनको दिया गया है? हेमंत कुटियाल का नाम भी है, विनीत जायसवाल, अतुल शर्मा। देखिए मुरादाबाद के एसएसपी बने हैं हेमंत कुटियाल और अमरोहा के एसपी बने हैं विनीत जायसवाल। और ये अतुल शर्मा का भी नाम सामने है, चित्रकूट के एसपी बने हैं, जिनको तरक्की के आधार पर इनाम दिया गया है। मेरिट के आधार पर सभी को पोस्टिंग दी गई है। लगातार मंथन हुआ, बैठकें भी चली कि किसको कहां पर एडजस्ट किया जाएगा, किसको कहां पर नई जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके बाद अब 14 आईपीएस अफसरों का फेरबदल हुआ है और 12 आईएएस अफसरों को भी बदला गया है। अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, यूपी के सभी मंत्रियों के लिए रोजाना का एजेंडा तैयार है। मंत्री हफ्ते भर में क्या क्या करेंगे, ये पूरा एजेंडा सेट हो चुका है। मंत्री हफ्ते में 4 दिन लखनऊ में ही मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपके सामने है। यूपी के सभी मंत्रियों के लिए रोज का जो एजेंडा है वो तय हो चुका है। हफ्ते में 4 दिन लखनऊ में रहना ही होगा। मंत्री सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को लखनऊ में रहेंगे। शुक्रवार, शनिवार, रविवार को मंत्री अपने अपने जिलों में रहेंगे। सीएम योगी का अफसरों को रोजगार सृजन पर फोकस का आदेश है। विभागीय कार्यों, योजनाओं में और बेहतर करने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। और ये भी कहा है कि रोजगार सृजन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये आदेश दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। हफ्ते में 4 दिन राजधानी लखनऊ में मंत्रियों को रहना होगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, शनिवार, रविवार को अपने अपने जिलों में जाना होगा। सीएम योगी ने सभी मंत्रियों के लिए दिनवार एजेंडा तय कर दिया है। अब सभी मंत्री हफ्ते में 4 दिन लखनऊ में और 3 दिन अपने जिले में या जो उनका प्रभार वाला जिला है वहां पर रहेंगे।
अगर बात करें दिनवार एजेंडे की तो सोमवार के दिन सभी मंत्री लखनऊ में रहकर जन सुनवाई करेंगे, जन समस्याओं का निस्तारण करेंगे। इसके अलावा मंगलवार को संभावित कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे, साथ ही जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। वहीं अगर बात करें जो कमेटियां शासन की तरफ से गठित की गई हैं उसकी भी बैठकें होंगी और मंगलवार या बुधवार के दिन उन कमेटियों की बैठक में भी मंत्री शामिल होंगे। शुक्रवार, शनिवार और रविवार ये वो 3 दिन तय किए गए हैं जिसमें मंत्री अपने जिले में रहेंगे या जिन जिलों का उनको प्रभारी बनाया गया है वहां पर मंत्री विश्राम करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो यूपी के मंत्रियों का रोजाना जो एजेंडा है वो तय हो चुका है। शैलेश की पूरी रिपोर्ट भी आपने देखी, उन्होंने भी बताया किस तरीके से मंत्री अपना कामकाज करेंगे, अपने विभागों को संभालते हुए आगे बढ़ेंगे और हफ्ते में 4 दिन किस तरीके से उनको लखनऊ में ही रहना होगा। उसके बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार को अपने अपने जिलों में जाना होगा, वहां का दौरा करना होगा, देखना होगा किस तरीके से वहां पर काम चल रहा है। और साथ ही साथ अफसरों को भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रोजगार सृजन पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि रोजगार का मसला कितना बड़ा रहा पार्ट 1 में आपने देखा। उसके बाद पार्ट 2 में भी अब पूरा ध्यान जो है वो अधिकारियों का रोजगार पर रहे, ये आदेश दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कुछ ही देर में अयोध्या पहुंच जाएंगे। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर भव्य तैयारी की गई है। रेलवे स्टेशन पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का स्वागत किया जाएगा और उपराष्ट्रपति के साथ साथ उनकी पत्नी और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पर मौजूद रहेंगे। सबसे पहले खबर यह है कि हनुमानगढ़ी जाएंगे, उसके बाद राम जन्मभूमि पर भगवान राम लला के दर्शन पूजन का उनका पूरा कार्यक्रम है और साथ ही राम मंदिर निर्माण कार्य का भी जायजा लेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। और फिर खबर यह है उपराष्ट्रपति सरयू आरती भी देखेंगे। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अभी कुछ ही क्षणों में अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या पे रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। स्वागत की जो तैयारियां हैं आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से रेलवे स्टेशन को सजाया गया है, दुल्हन की तरह सजाया गया है। जब राष्ट्रपति से पहले जब अयोध्या आए थे तब रेलवे स्टेशन को सजाया गया था। अब उपराष्ट्रपति जब अयोध्या पहुँचेंगे तो उनका भव्य स्वागत रेलवे स्टेशन पर किया जाएगा। उपराष्ट्रपति के साथ साथ उनकी पत्नी भी अयोध्या आ रही हैं, जो रामलला का दर्शन पूजन करेंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगी और सरयू आरती में शामिल होंगी। सबसे पहले जो उनका कार्यक्रम है वह हनुमानगढ़ी जाएंगे, भगवान हनुमान जी की आरती उतारेंगे और उसके बाद जो है वह राम जन्मभूमि जाएंगे, वहाँ पर रामलला की आरती उतारेंगे और जो मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है उसका भी जायजा लेंगे। डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक जी उनके साथ में मौजूद हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। जो यूँ कहें कि इस बार का जो ये दौरा है ये अहम माना जा रहा है, क्योंकि उप राष्ट्रपति जो है वह पहली बार अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर संत समाज में काफ़ी उत्साह है और तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से गेट पर पुलिस तैनात किए गए हैं। सीआरपीएफ के जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं, एसएसबी हैं और सिविल पुलिस तैनात किए गए हैं। जितने भी रेलवे के फाटक हैं उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि अभी कुछ ही क्षणों में उपराष्ट्रपति का आगमन होगा और उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। अपने सहयोगी सर्वेश वस्तु के साथ ऋषि गुप्ता, एबीपी गंगा, अयोध्या। अब चलिए आपको सीधे उत्तराखंड के उत्तरकाशी लिए चलते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। तो विधायक दूसरी पार्टी का होता था और विधायक होता था, सरकार होती थी तो विधायक दूसरी पार्टी का होता था, विधायक होता था तो सरकार दूसरी की होती थी। यानी कि हर बार ऐसा होता था कि जिसका विधायक होता था उसकी सरकार नहीं होती थी। लेकिन पहली बार आप सब लोगों ने ये मिथक तोड़ने का काम किया है। आप लोगों ने आप लोगों ने एक इतिहास बनाने का काम किया है, एक नया इतिहास बन गया। और आप देख रहे होंगे अभी ये, क्योंकि मैं भी विधानसभा में जब नया नया गया था तो बहुत संकोच होता था, लेकिन क्षेत्र की बहुत समस्याएं रहती थी, बहुत दबाव रहता था। उसके बावजूद भी कई बार हम लोग सोचते थे कि थोड़ा अलग से बात कर लेंगे, बाद में बात कर लेंगे, पीछे से चले जाएंगे। लेकिन आपके विधायक जी तो बिल्कुल संकोच ही नहीं कर रहे। पहले दिन से जब से रिजल्ट आया है तब से लगातार आज ये मांग, आज ये यहाँ की समस्या, आज वहाँ की समस्या, आज इस अस्पताल का उच्चीकरण करना है, इस विद्यालय का उच्चीकरण करना है। मैं
सच में आप सबका प्रेम इनके ऊपर ऐसे ही बना रहेगा तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में हमारा चाहे जखोल का क्षेत्र हो, चाहे पुरुला का क्षेत्र हो, चाहे हमारा मोरी का क्षेत्र हो। यूपी में आग के तांडव की यूपी में आग ने कहर बरपाया है। बुलंदशहर औरैया में गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए की फसल जल करके राख हो गई है। बताया गया कि बिजली के तारों से चिंगारी निकलने के बाद गेहूं की फसल में आग लग गई। जब तक आग पर काबू पाया जाता, गेहूं की फसल जलकर राख हो चुकी थी। और आग के कहर की तस्वीर मेरठ से भी सामने आई है। मेरठ में एक सिनेमा घर में भीषण आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। काफी मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। अब अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से आग लगी है, आग की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। गेहूं की फसल जल करके राख हो गई है बुलंदशहर में। औरैया में भी गेहूं की खड़ी फसल जल के राख हुई। और साथ ही मेरठ से भी सामने आई आग की तस्वीरें, जहां पर सिनेमा घर में शो के दौरान अचानक से आग लगी, जिसके बाद से भगदड़ मच गई। अफरा तफरी का माहौल वहां पर पैदा हो गया और तुरंत ही फायर ब्रिगेड के, ये कहा जा रहा है, कर्मियों को सूचित किया गया। ये 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, जहां पर आग का तांडव देखने को मिल रहा है। बुलंदशहर में खेत में खड़ी फसल, गेहूं की फसल जो तैयार हो चुकी थी, उसमें अचानक से आग लगी और किसान बेहद परेशान यहाँ पर है इस तस्वीर के बाद से ही। और औरैया की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर भी ये कहा जा रहा है कि लाखों का नुकसान हुआ है आग की वजह से। तीन तस्वीरें उत्तर प्रदेश से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों की मेहनत पर आग का कहर किस तरीके से देखने को मिल रहा है। आप देखिए, गेहूं की फसल जो पक कर के तैयार थी, अचानक से आग लगी। अब आग लगने की वजह क्या रही, इसको लेकर पड़ताल हो रही है। लेकिन मेरठ से भी तस्वीर सामने आई, जहां पर भी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहां पर भी सिनेमा घर में अचानक से आग लगी। ये उत्तर प्रदेश में अग्नि तांडव की तस्वीरें हैं। जगह जगह आग के दहकते शोले हैं। तबाही और बर्बादी का डरावना मंजर है। वाराणसी से मेरठ तक कहीं आशियाने खाक हो गए, कहीं कारोबार राख। कहां कहां की तस्वीरें दिखाएं आपको, कहां कहां का हाल बताएं। हर जगह आगजनी का दिल दहला देने वाला मंजर है। क्या वाराणसी के बारे में बताएं, जहां साड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और बिहार के रहने वाले 4 मजदूरों ने जान गंवा दी। अशफाक नगर के इसी घर में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। आप देखिए, यहाँ पर आग लगी और आग जब लगी तो आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि एकाएक इसमें मौजूद 4 लोग पूरी तरह से झुलस गए। या कुशीनगर की तस्वीर दिखाएं, जहां फाजिल नगर में देखते ही देखते ये कार आग का गोला बन गई, लेकिन किसी तरह कार सवार जान बचाने में कामयाब रहे। गोरखपुर के मियां बाजार में भी 4 मंजिला मकान के नीचे पार्किंग एरिया में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।